हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। तो आज की इस वीडियो में हम सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे थे। इससे पहले हमने एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो विचार था, उन्होंने बताया था कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो एक साधारण अवस्था होती है। कभी भी इकोनॉमी में कभी भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं पाया जा सकता। अगर अनएम्प्लॉयमेंट पाया भी जाता है वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और लॉन्ग टाइम में ये सारा जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो अपने आप सेट हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जो प्राइस मैकेनिज़्म होता है वो अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट सेट कर देता है। इन्हीं में एक थे जेबी से उनका विचार दिया था। जेबी से का जो विचार है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम कोई भी इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट होता है उसके पूछें कि व्हाट इज़ द सेज ऑफ लॉ मार्केट, तो वो बता देगा कि ये सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब कि जो पूर्ति है वो अपनी मांग का निर्धारण खुद कर लेती है। ये हर कोई स्टूडेंट को पता होता है। लेकिन ये क्यों होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है, ये आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जा देखते हैं हम सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले मीनिंग है इसका, मतलब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो पूर्ति है वो अपनी मांग का निर्धारण आप कर लेती है। मतलब कि जितनी भी सप्लाई होती है वो अपने आप उसकी डिमांड हो जाती है। इस तरह जब सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हो जाते हैं तो देश में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट पाई नहीं जा सकती, क्योंकि जो कुछ भी है वो अपने आप बिक रहा है, उसकी डिमांड हो रही है। इस तरह है ये भी से ने जो बताया है कि जो जिसका मीनिंग है जैसे दिया है उन्होंने, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब हम सबसे इसको एक्सप्लेनेशन देखने से पहले सबसे पहले हम इसकी एजम्पशन पे देखते हैं। सबसे पहली एजम्पशन जो है हमारी परफेक्ट कंपटीशन पर, मतलब कि जो इकॉनमी है उसमें परफेक्ट कंपटीशन मतलब पूर्ण मुकाबला पाया जाता है। और सेकंड है हमारा लॉन्ग टाइम। ये जेबीसी का जो ये नियम है वो लॉन्ग टाइम में लागू होता है और शॉर्ट टाइम में नहीं। मतलब कि लॉन्ग टाइम में अपने आप जो डिमांड है वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मतलब कि सेविंग्स है जो वो इन्वेस्टमेंट के बराबर मानी गई है। मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली। जो पैसा है वो सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये 4 मेन एग्जाम्पशन थी इसकी। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब एक्सप्लेनेशन हम ले लेते हैं, 2 इकोनॉमी हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक है बार्टर इकोनॉमी, एक है मॉनेटरी इकोनॉमी। जो बार्टर इकोनॉमी होती है उसमें जैसा है कि बिना पैसे के लेन देन के हमें पता है कि जैसे कि मुद्रा के बगैर जो वस्तुओं और वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। ये प्राचीन टाइम में चलती थी लेकिन आज नहीं है। लेकिन जो जेबीसीए का नियम है उसको समझने के लिए हमें इसे का भी अध्ययन करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास 2 किसान हैं और वो 2 अलग अलग चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए एक तो चावल का प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरा है वो गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा है। जब चावल का प्रोडक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, जितना उसने कंज्यूम करना है वो कर लेगा, और जो बाकी का रहता है उसको वो किसी और को सेल करेगा। और इसी तरह हमने दूसरा गेहूं वाला लिया है, वो गेहूं वाला भी ऐसे करेगा, जितना उसने कंजप्शन करना है खुद वो कर लिया, और जो रह गया वो एक्सचेंज करेगा। इस तरह दोनों ही है जो एक दूसरे से चावल और गेहूं को भी एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ उनकी डिमांड हो गई, और इस तरह सप्लाई और डिमांड के बराबर हो गई, तो सारी का सारा प्रोडक्शन है वो बिक जाएगा। इस तरह जो इकॉनमी में अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है और जो सप्लाई है उसकी डिमांड दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन जेबीसी ने ये नहीं बताया कि हर टाइम ऐसा ही हो। ऐसा हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए कि सप्लाई और डिमांड है वो बराबर ना हो। मान लीजिए कई बार ऐसा ये तब हो सकता है कि हम किसी दूसरे के जो चाहिए हमें उसके मुताबिक ना प्रोडक्शन करें। जैसे हम इसी एग्जांपल में ले लेते हैं कि गेहूं और चावल लिया। किसी टाइम ऐसा है गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और चावल कम है। तो ऐसा होगा कि गेहूं जो चावल है वो चावल की जगह गेहूं को ज़्यादा लिया जाएगा। इस तरह गेहूं की सप्लाई बढ़ ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही होता। और लॉन्ग टाइम में क्या होगा कि लोग अगले साल है जैसे अगले साल गेहूं को कम बीजेंगे और चावल ज़्यादा बीजेंगे। इस तरह फिर से सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर हो जाएंगे, और फिर से जो है फुल सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड हो जाएगा। तो ये थी हमारी वाटर इकोनॉमी में। नेक्स्ट हम ले लेते हैं मॉनेटरी इकोनॉमी में। मॉनेटरी इकोनॉमी में भी ये नियम लागू होता है। जब कोई हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हम साधन लगाते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन 4 जब इनको लगाते हैं तो फिर क्या होता है, इससे इनको भुगतान भी करना पड़ता है, इनकी पेमेंट करनी पड़ती है।
जब इनको हम पेमेंट कर देते हैं तो इनके पास जो पैसा आ जाता है, लेकिन हमने लिया है जो कि वो पैसे को वो अपने पास दबा के नहीं रख सकते, वो अपने पैसे को खर्च करेंगे। जब वो पैसे को खर्च करेंगे मतलब उनकी डिमांड क्रिएट्स हो गई है। अब इस चीज़ से वो जो प्रोडक्शन हुआ है वो सारे का सारा बिक जाएगा। लेकिन फिर भी शॉर्ट टाइम में ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्शन ना बिके, और मान लीजिए देश में बेरोज़गारी है, हम 500 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किया है, अभी भी देश में बेरोज़गारी है। तो क्या करना चाहिए हमें, जो प्रोडक्शन है वो 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर देते हैं। तो इससे जो बेरोज़गार साधन है उनको उनको क्या होगा, उनको काम मिल जाएगा। अब वो प्रोडक्शन करेंगे, उनकी प्रोडक्शन करेंगे, उनको हम भुगतान भी करेंगे, उनके पास पैसा भी आ जाएगा। तो वो इस भुगतान को, जो उनके पास पैसा आया है, इससे वो चीज़ों की डिमांड करेंगे। इस तरह देश में फुल एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा और जो सप्लाई और डिमांड है वो भी सेम हो जाएगी। इस तरह हम देखा कि हमने जो जिससे जो लॉ ऑफ मार्केट है दोनों इकोनॉमी में लागू होता है। तो नेक्स्ट हम पीगूस व्यू देखते हैं। एक इकोनॉमिस्ट ने पीगूस ने बताया है कि जब देश में बेरोज़गारी होती है तो क्या करना चाहिए। पीगू ने बताया कि जब बेरोज़गारी है तो उस समय आपने जो प्राइस और उनकी वेज रेट है उनको कम करना चाहिए। जब वेज रेट हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, प्राइस मैकेनिज्म से जितने लोग काम करने को तैयार होंगे उन्हें काम मिल जाएगा। इस तरह देश में फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लास्ट में इसकी क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो आज हमने ये देखी हमने वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।